ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसने अध्यात्म की हर सीमा तोड़ी। कईयों के लिए वो गुरु थे तो बाकी के लिए सिर्फ एक ढोंगी। एक ऐसी पहचान जिसकी हर परत के नीचे एक अलग कहानी छुपी है, प्रेम और ध्यान की गहराइयों से लेकर आलीशान जीवन और कानूनी विवादों तक। यहाँ तक कि दुनिया के बड़े बड़े देश उनसे डरने लगे थे। कैसे उन्होंने अपनी जिंदगी में हजारों लोगों को ध्यान, प्रेम और आजादी का मतलब बताया। उन्होंने परंपराओं को चुनौती दी, समाज की मान्यताओं को तोड़ा और एक नए तरीके से जीना सिखाया। ये कहानी है ओशो की, मध्य प्रदेश में गांव कुछवाड़ा के चंद्रमोहन जैन से भगवान श्री रजनीश बनने की। चैप्टर 1 द बिगिनिंग। चंद्रमोहन हमेशा से ही जिज्ञासा से भरे इंसान थे और हर चीज को गहराई से जानना चाहते थे। हर चीज का कारण जानना और हर बात को चुनौती देना उनकी एक आदत बन गई। ओशो पढ़ाई में कभी अच्छे नहीं थे, लेकिन जो उन्हें पसंद आता उस पर खुल के सवाल करके उन्होंने जानने की पूरी कोशिश करी। शुरुआती उम्र में ही उन्होंने मौत को करीब से देखा, जब उन्होंने अपने छोटे भाई को खोया, और इंसानी जीवन के बारे में तब से उनके मन में सवाल उठने शुरू हुए और शायद इसी ने ही आगे चलकर उन्हें एक खास पहचान दिलाई। चैप्टर 2 द मेकिंग ऑफ गुरु। हाई स्टडीज के लिए रजनीश जबलपुर आए, जहां पर उनकी जिंदगी बदलने वाली थी। क्लास में वो प्रोफेसर से खुल के बहस करते, क्योंकि उनका मानना था कि अगर कोई आइडिया सवाल का एक सेटिस्फाइड आंसर नहीं दे सकता तो उसे मानने की कोई जरूरत नहीं। कॉलेज के दिनों में ही उन्होंने मेडिटेशन की नई टेक्निक्स आजमानी शुरू की और पढ़ाई पूरी करने के बाद यूनिवर्सिटी में ही साइकोलॉजी की प्रोफेसर भी बने, जहाँ स्टूडेंट उनके समझाने के तरीके से इतने प्रभावित होते कि टाइम पूरा होने के बाद भी वही बैठ के सुनते रहते। यहीं पे उन्होंने अपना पहला मेडिटेशन कैंप सेटअप किया, जिसमें उनका मकसद था लोग खुद को समझे, अपने डर और मन के पक्षपात से फ्री होकर। धीरे धीरे ओशो फेमस होने लगे, उन्हें इवेंट्स में बुलाया जाने लगा और उनके भाषण न्यूज़पेपर में छपने लगे। लेकिन ये काफी नहीं था। उन्होंने अपने विचारों को बड़े लेवल तक ले जाने के लिए अपनी जॉब छोड़ दी और पूरी तरह से गुरु बनने का फैसला किया। चैप्टर 3 पुणे आश्रम एंड मीटिंग मां आनंदशीला। जैसे जैसे रजनीश फेमस होने लगे थे, उन्होंने पुणे में अपना पहला आश्रम 1974 में एस्टेब्लिश किया, जहां ओशो ने एक नया तरीका निकाला, डायनामिक मेडिटेशन नाम से, जिसमें जोर से चिल्लाना, हंसना और रोना भी शामिल था। क्योंकि ओशो का मानना था कि जब तक आप अपने हर डिजायर और इमोशन से फ्री नहीं हो जाते, आप मेडिटेट नहीं कर सकते। और इसी चीज ने ओशो की पॉपुलैरिटी और बढ़ा दी, क्योंकि ओशो की टीचिंग्स और आश्रम में किसी तरह की कोई बंदिश नहीं थी। आप जो चाहे वो कर सकते थे और कुछ ही टाइम में पूरी दुनिया से लोग उनसे मिलने और अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने आने लगे। इसी टाइम शीला पटेल उनसे पहली बार अपने फादर के साथ मिलने आई। वो उनके विचारों से इतनी प्रभावित हुई कि अपने एजुकेशन पूरा करने के बाद वापस आकर वहीं पर समर्पित हो गए। ओशो का मानना था कि साधु बनने के लिए आपको अपना पूरा पास्ट छोड़ना पड़ता है, सभी डिजायर्स मानने होते हैं। हेंस उनके सभी समर्पित भक्त अपना नाम बदल देते और इसी तरह शीला पटेल बनी मां आनंदशीला, जो ओशो की सेक्रेटरी बनी और आगे जाकर इस कहानी की एक बहुत इंपॉर्टेंट किरदार है। चैप्टर 4 ट्रबल्स इन इंडिया एंड एस्टैब्लिशिंग रजनीशपुरम। ओशो के धर्म को लेकर ओपननेस के कारण कई सारे धर्म गुरुओं ने उनका विरोध किया। उन्होंने आरोप लगाया कि ओशो युवाओं को भटका रहे हैं, समाज को तोड़ रहे हैं और ये सब कुछ सिर्फ पैसों के लिए है। हालांकि ओशो की पॉपुलैरिटी पे इसका कोई फर्क नहीं पड़ा, बल्कि और ज्यादा लोग उनके आश्रम आने लगे, जिसके कारण अब पुणे आश्रम बहुत छोटा पड़ने लगा था। इसी दौरान रिलीजियस लीडर्स ने देन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी पर भी प्रेशर बनाया ओशो पर लगाम लगाने के लिए, जिसके बाद बहुत सारे लीगल इन्वेस्टिगेशन इंक्लूडिंग टैक्सेशन, फिजिकल अब्यूज, मॉलेस्टेशन जैसे आरोप भी उन पे लगने शुरू हुए। अब क्योंकि सरकार का प्रेशर बढ़ रहा था और आश्रम में लोगों की भीड़ भी बढ़ रही थी, शीला काफी टाइम से इंटरनेशनल आश्रम बनाने की जगह ढूंढ रही थी और ये तलाश पूरी हुई अमेरिका के ओरेगोन में, जहां पर उन्होंने 5.6 मिलियन यूएस डॉलर्स में एक जगह खरीदी, जहां पे ओशो का आश्रम रजनीशपुरम बना, जिसे लोकल लैंग्वेज में रैंचो रजनीश भी कहा गया। लेकिन इस जगह पे वो होने वाला था जिससे ओशो का नाम हमेशा के लिए बदल गया। चैप्टर 5 द यूटोपियन सिटी ऑफ रजनीशपुरम। एक ऐसी जगह जहाँ जेंडर, रेस, रिलीजन को नजरअंदाज करके लोग यूनिटी में रहते हो। एक ऐसी जगह जहाँ लोग अपने पास्ट को भूलकर खुद को ढूंढने के लिए आए। इसी सोच के साथ 1981 में ओशो सनराइज क्लोथ्स के साथ आए थे ओरेगोन में और लगातार नए लोगों की भीड़ बढ़ने लगी और सिटी बढ़ती गई। लेकिन धरती पर जिस जगह को वो लोग स्वर्ग समझ रहे थे, वो बहुत जल्दी नर्क बनने वाला था। रजनीशपुरम वास्को काउंटी के एग्रीकल्चरल लैंड पे बना था, यानी यहाँ पर लोगों का रहना और बिल्डिंग्स बनाना अलाउड नहीं था। यहाँ पे बढ़ती भीड़ भाड़ के कारण आसपास के लोग भी खुश नहीं थे और उन्होंने अपनी सरकार से कंप्लेन की, जिसके बाद ओशो पे यूएस गवर्नमेंट ने अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू की। और लगातार बढ़ते टेंशन और पॉलिटिकल प्रेशर से बचने के लिए ओशो और मां आनंदशीला ने अमेरिकन पॉलिटिक्स में उतरने का प्लान बनाया। चैप्टर 6 बिगिनिंग ऑफ एंड।
ओशो ने लगभग 1982 से ही मौन व्रत ले लिया था और अमेरिका जाने के बाद से ही अब हर चीज का कंट्रोल सिर्फ शीला के पास में था। ओशो के पुणे आश्रम से भी लोगों के साथ फिजिकल अब्यूज और मोलेस्टेशन की बातें आती रहती थी, जो कि नेटफ्लिक्स की एक डॉक्यूमेंट्री वाइल्ड वाइल्ड कंट्री में भी दिखाया गया है, जिसमें कई लोगों को विमेन और बच्चों के साथ फिजिकली वायलेंट होते भी देखा जाता है। रजनीशपुरम में इस समय तक सब ठीक चल रहा था, लेकिन इस पॉलिटिकल मैटर ने नए बदलाव लाने शुरू किए। शीला को पता था कि वहाँ के लोकल लोग उन्हें इलेक्शन में बिल्कुल वोट नहीं देंगे, लेकिन वहाँ पर आश्रम चलाने के लिए इलेक्शन जीतना जरूरी था और इसीलिए उन्होंने शेयर अ होम कैंपेन शुरू किया, जिसमें पूरे अमेरिका के सड़कों पर रहने वाले लोगों को आश्रम में लाया गया ताकि उन्हें एज ए वोटर रजिस्टर करा के इलेक्शन में बड़े मार्जिन से जीता जा सके। लेकिन ये प्लान रजनीशपुरम पर ही भारी पड़ गया, क्योंकि ये लोग मेंटली अनस्टेबल थे और आश्रम में मिलने वाली आजादी ने इन्हें आउट ऑफ कंट्रोल कर दिया और ज्यादातर लोग फिजिकली वायलेंट होने लगे वहां पर रहने वाले लोगों के साथ। सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए इन लोगों को हेल्डोल नाम का एक ड्रग दिया जाने लगा, लेकिन इसके बाद भी इस प्लान को ड्रॉप करना पड़ा क्योंकि इमिग्रेशन फ्रॉड अब गवर्नमेंट के सामने आने लगा था। मगर शीला प्लान बी के साथ रेडी थी। अगर वोटर्स बढ़ाए नहीं जा सकते तो उन्हें कम तो किया ही जा सकता है और इसी एटीट्यूड ने दिया अमेरिकन हिस्ट्री का बिगेस्ट बायो टेरर अटैक। आसपास के 10 रेस्टोरेंट्स में सैल्मोनेला एंटेरिका नाम का एक ड्रग सप्लाई किया, जिसके कारण 750 से ज्यादा लोगों को फूड पॉइजनिंग हुई। हालांकि इस अटैक से कोई मरा नहीं, लेकिन 45 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से बीमार हुए, जिसके बाद में गवर्नमेंट अथॉरिटीज को जल्दी ही पता चल गया कि इस सब के पीछे रजनीशीस का ही हाथ है और ये भी पता चला कि ये तो सिर्फ एक ट्रेलर था और उनका प्लान तो इससे भी बहुत बड़ा अटैक करने का था, जिसमें वो पानी की पाइपलाइन में टाइफाइड के बैक्टीरिया छोड़ने वाले थे। असैसिनेशन ऑफ चार्ल्स टर्नर। इसी के साथ मां आनंद शीला और उनके कुछ ट्रस्टेड भक्तों ने यूएस अटॉर्नी ऑफ ओरेगॉन चार्ल्स टर्नर का करने का भी प्लान किया था, क्योंकि टर्नर इसी दौरान रजनीशपुरम के अंदर सारी इलीगल एक्टिविटीज इंक्लूडिंग मैरिज फ्रॉड, टैक्सेशन, ड्रग्स और इलीगल इमिग्रेशन जैसी चीजों के ऊपर इन्वेस्टिगेट कर रहे थे। जेन स्टोन यानी मां शांति ने गन्स भी लाई और उस जगह पर पहुंची जहां पर टर्नर को मारना था, लेकिन उस दिन चार्ल्स वहां पर नहीं आया और वो बच गया। चैप्टर 7 द टेंशन एस्केलेट्स। लगातार बढ़ते टेंशन और उन पर लगते आरोपों के कारण 1985 में शीला और कुछ दूसरे सन्यासियों ने आश्रम छोड़ दिया, जिसके कुछ दिनों बाद ओशो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और इतने सालों तक चुप रहने के बाद ओशो फाइनली बोले और उन्होंने शीला पर आरोप लगाए सभी फूड पॉइजनिंग और मर्डर प्लान्स के लिए। सभी इन्वेस्टिगेशन पूरी होने के बाद रजनीश को अरेस्ट किया गया और शीला, जो कि जर्मनी में थी, उसे भी बायो अटैक और मर्डर प्लॉट्स के लिए जेल हुई। चैप्टर 8 इंडिया रिटर्न विद अ न्यू स्टार्ट। 29 महीनों तक जेल में रहने के बाद जब जेल से छूटे तो शीला स्विट्जरलैंड जाकर सेटल हुई और रजनीश वापस इंडिया आए एक नए नाम के साथ। ओशो की अब 13 देशों में एंट्री बैन थी, लेकिन जब वो 1987 में मुंबई से पुणे शिफ्ट हुए, उनके इंडियन फॉलोअर्स ने उन्हें खुशी से स्वीकार किया। 1990 में ओशो ने अपनी आखिरी सांस ली और उनके आखिरी शब्द थे, याद रखो तुम सब बुद्ध हो। आज ये सारी बातें लोग भूल चुके हैं और ओशो की फिलोसॉफीज को सब मान रहे हैं। कुछ लोगों के लिए सन्यास का नया रास्ता था तो कुछ के लिए एक धोखा। लाखों लोग आज भी पुणे आश्रम आते हैं क्योंकि ओशो मूवमेंट आज भी जिंदा है और कुछ तो खास बातें ओशो में उनके जाने के 35 साल बाद भी वो आज तक रेलेवेंट है। तो आप कमेंट्स में बताइए, क्या ओशो सच में सही रास्ते पर थे या वो भी दूसरों की तरह दुनिया की माया जाल में फंस चुके थे? वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ताकि आप तक ऐसी और वीडियोस आती रहे। आपसे मिलेंगे ऐसे ही किसी और कहानी के साथ।